हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, नया चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उसको हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ तो इसमें जान लेते हैं ना कि चूंकि ये चैप्टर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, है ना, 10th में 11th में कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, तो कंफर्टेबल होने वाला है ये भी टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो जानना है इंट्रोडक्शन में क्या जानना है कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, क्योंकि ये टर्म आपको बार बार चैप्टर में मिलने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, या फाइनाइट प्रोग्रेशन क्या है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन क्या है, फाइनाइट सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है। तो देखिए ये वाला सीक्वेंस है और ये क्या है, प्रोग्रेशन है। दोनों कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि सिमिलर है, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि सीक्वेंस मतलब ऐसा समझ लो ना कि कुछ पैटर्न है, नंबर का कुछ पैटर्न है, उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। वो पैटर्न किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का पैटर्न हो सकता है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। अब प्रोग्रेशन भी पैटर्न होता है नंबर का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि इसके पैटर्न को, इसके जो पैटर्न होंगे उसका हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं, यानी उसको एन के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके सारे टर्म को हम लोग एन के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी पैटर्न होगा, लेकिन हो सकता है हम एन के टर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। जैसे मान लिया कुछ भी सीक्वेंस है ना, कुछ भी सीक्वेंस है, जैसे मान लिया 1 हो गया, ऐसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये ऐसा सीक्वेंस है जिसका हम लोग nth टर्म लिख सकते हैं, तो ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन मान लिया कुछ और ऐसे टर्म है, 1 है, 4 है, ऐसा लिख दिया, 9 है, 13 है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, है ना। इसके आगे वाला टर्म नहीं पता, ये लिख नहीं पाएंगे, एन के टर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका nth टर्म हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, इसका nth टर्म हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे इनके टर्म में, इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेशन है। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है किसका, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। सीरीज क्या है, सीरीज क्या है, वही सीक्वेंस के टर्म को अगर ऐड कर दें, वही सारे सीक्वेंस के टर्म को ऐड कर दें, तो वो क्या देगा, एक वो जो टर्म कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे, सीरीज। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ना, ये क्या हो गया, ये सीरीज है। सीरीज मतलब सिंपल समेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए ये भी टर्म मिलेंगे, इस टाइप के चीजें मिलेंगी हमें, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि वैसा सीक्वेंस, नाम से क्लियर है बिल्कुल, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नाम से क्लियर है, वैसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, और नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और ये फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से सीरीज में भी होगा कि एक फाइनाइट सीरीज होगा और एक क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है हमें। तो देखिए सबसे पहला चीज पढ़ना है वो है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक सॉरी प्रोग्रेशन, मीन नहीं प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है इसमें, ठीक। वैसे ही ये क्या है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वैसे ही एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा एजीपी। एजीपी क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। और मिसलेनियस में हम लोग कुछ अलग से देखेंगे, समेशंस का ही अलग टाइप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग समेशन के डिफरेंट टाइप कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ समेशन कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ समेशन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही सारी चीजें इसमें पढ़ना है, ठीक।
ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। एपी आपने 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस होगा, उसके एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। बाकी जीपी भी, ये भी एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एचपी भी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक क्या है, प्रोग्रेशन ही है। अब एजीपी क्या है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, यानी अर्थमेटिक यानी एपी और जीपी का मिक्सचर होगा। सिग्मा का यूज कैसे करेंगे समेशन का फाइंड करने में, वो देखना है। और मिसलेनियस में हमने बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ समेशंस होंगे अदर देन सिग्मा। अब ये देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, और वो टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी हमारा शुरू हो गया। तो एपी के डिफिनीशन से शुरू करते हैं टॉपिक को। क्या होता है डिफिनीशन, इट इज अ प्रोग्रेशन whose consecutive terms, बेटर रहेगा कहना whose consecutive terms increases और decreases by a fixed number, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोल लें जिसका क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर और एक क्या होगा, फिक्स्ड नंबर। ये क्या है, फिक्स्ड नंबर से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो वैसे टाइप के प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, वैसे टाइप के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब वही फिक्स नंबर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो फिक्स नंबर जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब जैसे मान लिया हमने देख लिया ऐसा, इस तरीके से 2 3, ठीक है, 2 8 ले लेते हैं, 6 का गैप ले लेते हैं, 2 8 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इस तरीके से नंबर हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, ये एपी का एग्जांपल है। क्योंकि आप देखोगे ना डिफरेंस ऐसा, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सब पता है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। इसके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 6 है। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि मान लिया इसके बीच का डिफरेंस देख लिया और फिर 8 में से 14 को घटा दिया तो -6 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस देखना है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखना है, इसी डायरेक्शन में हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखना है। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो एपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एपी का सिंपल डिफिनीशन है, ये भी आपको पहले से पता रहा होगा। देखो अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन एपी विल बी। हाँ, एपी अब दिखेगा कैसा, एपी दिखेगा कैसा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो एपी का जो पैटर्न होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके होगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर nth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आगे का टर्म अपना कंटिन्यू रहेगा, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, एपी का ये हमारा क्या होता है, अपीयरेंस होता है। इस तरीके से एपी दिखता है अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ रहा होगा सबको, समझ में ये आ रहा होगा। बहुत सिंपल चीज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एपी सबको पता होता है। तो ये एपी का क्या हो गया, जनरल अपीयरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमें देखना है समेशन, ठीक है। उससे पहले हम लोग ना एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल टर्म की भी बात हो रही है, जनरल टर्म की बात हो रही है। तो जनरल टर्म यानी कि टीएन टर्म, टीएन टर्म क्या होगा, टीएन टर्म क्या होता है, देखिए टीएन टर्म क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा जनरल टर्म। तो जनरल टर्म यानी कि ये nth टर्म, टीएन का मतलब nth टर्म, ये nth टर्म हमने लिखा है, nth टर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जनरल टर्म निकालने के लिए ना हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहें तो डायरेक्ट जनरल टर्म लिख सकते हैं, सिर्फ प्रोग्रेशन को देख के। देखना कैसे लिख लेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया। ये एक एपी है, एक एपी ये है। दूसरा एपी मान लिया हमने यहां से शुरू किया, देखो सेम एपी को लिखा लेकिन इस पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है, अलग अलग है, 3 5 7 9। आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों के दोनों एपी जो है ना, दोनों एपी अलग अलग हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों का एपी जो है, ये एपी दोनों क्या है, डिफरेंट है। और भी हम लोग ले सकते हैं, मान लिया 1 ले लिया, फिर 6 ले लिया, ठीक है, 11 लिया, इस तरीके का अगर टर्म लिए तो ये भी एक एपी बना रहा है।
अब देखो जनरल टर्म लिखना है, तो एक तो तरीका ये है जनरल टर्म लिखने का, क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरल टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला लगाए, जनरल टर्म आ जाएगा। और एक तरीका क्या है, सिंपल तरीका, जैसे डिफरेंस देख लो ना, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, जितने का डिफरेंस है लिख दो 2n, 2 का डिफरेंस 2n लिख दिया, 2 का डिफरेंस 2n लिख दिया। अब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 आना चाहिए। तो जब n पुट करेंगे तो 1 कैसे आएगा, जब 1 घटाएंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म। बहुत सिंपल तरीका है जनरल टर्म लिखने का। जितने का डिफरेंस चल रहा है, यहां पे देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का, तो क्या लिखेंगे, 2n लिख दिया, 2 का डिफरेंस 2n लिख दिया। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो अब n इक्वल टू 1 रखने पे 3 कैसे आएगा, +1 कर देंगे, +1 कर दिया, ये चीज आ गया। अब यहां पे क्या है, देखो अब डिफरेंस चेंज कर दिया, मान लिया डिफरेंस हमारा 5 का चल रहा होता, 5 का चल रहा होता, तो 5 का डिफरेंस चलने पे क्या होगा, यहां पे हमें क्या लिखना होगा, 5n। डिफरेंस अगर 5 का चल रहा है तो ये क्या लिखना होगा, 5n लिखना होगा। और देखो 1 रखने पे, ये n इक्वल टू 1 रखने पे 1 आना चाहिए, तो n इक्वल टू 1 रखने पे, n इक्वल टू 1 रखने पे 1 कैसे होगा आएगा, यहां पे क्या रखना होगा, 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, समझ में आया सबको कि किस तरीके से बिना इसका यूज किए डायरेक्ट जनरल टर्म हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ क्या है, प्रोग्रेशन को देख के सीधा सीधा हमें लिख देना है। ये समझ में आया सबको कि प्रोग्रेशन का nth टर्म डायरेक्ट कैसे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हालांकि इसका प्रूफ भी है, प्रूफ चलो देख लेते हैं जल्दी से, प्रूफ इसका जल्दी से देख लेते हैं, पहले भी पढ़ रखे हो फिर भी देख लेते हैं। Sn मान लिया क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, Sn a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 2d, ऐसे कर करके लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n टर्म का समेशन देखना है, इस तरीके से लिख दिया। फिर से क्या किया, Sn ही लिखा, लेकिन इस बार क्या किया, पलट के इसको उल्टा करके लिख दिया, यानी उधर से लिख दिया ऐसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, यही सीरीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं, तो ये ऐसा नजर आएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस ऐसे जाता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा हमारा a आ जाएगा। ठीक, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, a। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करो, देखो क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये क्या आ गया, 2Sn आ गया। अब देखो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐड ऐसे करना है, इसको इससे, पहला को पहले से, ये वाले टर्म को यहाँ इससे, ठीक है, और वैसे ही इसको नेक्स्ट वाले टर्म से, और लास्ट वाला जो टर्म है वो इससे ऐड होगा। ठीक, इस तरीके से ऐड होता जाएगा, तो टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऐड कर लोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही करके ऐड करते जाएंगे तो पूरा का पूरा टर्म जो है ना, सबके सब यही आ जाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, सबका समेशन, सारे टर्म जो ऐड करने पे क्या आ गया, रेस्पेक्टिव टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2Sn, ये क्या होगा, ये n टाइम्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये जो सेम टाइप का टर्म आया वो n टाइम्स आया है, यानी इसका एडिशन n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, Sn तो निकाल लेंगे, Sn निकालेंगे यहाँ से, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, 2 क्या होगा, 2 इधर जाएगा, इधर आएगा, यानी डिवाइड में आएगा और सेम फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस, ये क्या है, l है, l क्या है, l आप लिख लेना, l लिखा हुआ है हमारा लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसा है ये वाला, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, ये क्या हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने क्या लिख दिया, लास्ट टर्म लिख दिया है, जो कि जनरल टर्म होता है, उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कॉमन टर्म भी बोलते हैं, या फिर क्या होता है, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, या TN टर्म बोलते हैं, तो ये सारा उसका नाम है। तो ये हमने क्या कर दिया, इससे ये लिख दिया।
ये चीज़ समझ में आया। हमने दो चीज़ें बात कर ली, जनरल टर्म एपी का, समेशन बात कर लिया कि दोनों किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें, एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है समेशन का, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रखेंगे, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि टीएन टर्म जो होता है, टीएन टर्म होता है वो क्या होता है, एसएन माइनस एसएन माइनस 1। अब ये प्रूफ करना बहुत आसान है, ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया हमने अगर एसएन लिख दिया तो एसएन क्या होगा, सारे टर्म का समेशन, इस तरीके से होगा। सारे टर्म का समेशन ही क्या है हमारे पास, एसएन है, सारे टर्म का समेशन एसएन है, और एस एन माइनस 1 ये nth टर्म तक समेशन है, और ये क्या है T1 प्लस T2, ठीक है, प्लस T3, ऐसे कर करके प्लस Tn माइनस 1। इसमें क्या है, इसमें टर्म तो यही तक है, Tn माइनस 1 तक ही है, क्योंकि हमें समेशन n माइनस 1 तक चाहिए, लेकिन इसमें समेशन कहाँ तक चाहिए, n तक चाहिए, तो ये सारा कुछ है। अच्छा, इसको घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा, घटा दिया ये पूरा, ठीक, कैंसिल कैंसिल, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, और Tn देखो, Tn क्या आ गया, Tn जो आ गया Sn माइनस Sn माइनस 1। सिंपल है ना, समझ में आया ये वाला, ये रिजल्ट जो हमने लाया Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आया, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। आगे बढ़े हम लोग, चले आगे, देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन बनाना है। हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एसएन का, ठीक है, एसएन का पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने क्या, टीएन टर्म का, ठीक है, और एसएन से एक रिजल्ट भी पढ़ा। देखो अब क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। जल्दी से बताइए तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। अगर इसमें दे रखा है कि ये तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म जो है x प्लस 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3x और 4x प्लस 2, ये किस में है, एपी में है, एपी में है, तो इसका क्या होगा, इसका फिफ्थ टर्म पता करना है। तो बहुत आसानी से हम लोग पता कर लेंगे, देखो कैसे पता कर लेंगे, एक काम किया, अब अगर एपी में है तो क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस तो बराबर होगा, यानी 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, 4x प्लस 2 माइनस 3x। हमने क्या किया, इतना में से ये घटाया और इसमें ये घटाया, दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर कर देते हैं, ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x प्लस 2, इसको इधर ले आए, x हो गया इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गया, यानी जो AP है, AP हमारा कैसा दिखेगा, AP कैसा दिखेगा, देखो 3 यानी ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 14, यानी AP का जो टर्म हो गया, AP का टर्म कैसा हो गया 4 9 14। तो T5 नहीं निकालेंगे, T5 क्या हो जाएगा, A फर्स्ट प्लस n माइनस 1d दैट इज 4d, तो 4d यानी कि 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 5 है, ये 24, तो 24, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था ना। अब देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है, देखो इसको बनाना है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको कैसे बनाएंगे, ये समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, उसको बताइए समेशन में इसको कैसे बनाना है। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। जैसे मान लिया एक AP ऐसा है, ठीक है, एस है, और दूसरा AP क्या है, एसएन डैश है, इन दोनों का ये क्या दे रखा है, एस है और एसएन डैश है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27, ठीक है, ये दे रखा है, तो पता क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ
T11 डिवाइडेड बाई T-11, यानी इस वाले AP का 11th टर्म और इस वाले AP का 11th टर्म का रेशियो क्या होगा वही पता करना है। जल्दी से पता करिए क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से बताना है आंसर क्या आ रहा है इसका। देखिए इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बनाना है, अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं। एसएन का फॉर्मूला जो होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। हमने मान क्या लिया कि पहला वाला जो AP है, पहला वाला AP का जो फर्स्ट टर्म है a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, ये हमने लिख दिया। दूसरा वाला AP है एसएन डैश, दूसरा वाला जो AP है ना उसका क्या है, ये तो n तो दोनों के लिए सेम है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये मान लिया 2a2 है, ठीक है, और n-1 इंटू d2। समझ में आया, ये हमने बस फॉर्मूला लिखा है कि एसएन और एसएन डैश का फॉर्मूला क्या होगा दो अलग अलग AP के लिए, दोनों के फर्स्ट टर्म अलग होंगे, कॉमन डिफरेंस अलग होंगे, इसलिए ये दोनों अलग हो गया, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको ना ये तो कैंसिल हो गया, देखो दिख रहा होगा सबको, क्या दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा a1 प्लस n-1/2 इंटू d1 और ये आ गया a2 n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2, ये आ गया 71/67। देख लेते हैं आंसर क्या आता है, मैं भी बनाता हूं, मिला लेंगे आंसर, कैलकुलेशन अच्छे से लेकिन करना है। देखो अब क्या है कि a1 प्लस n-1/2 इंटू d1, a2 प्लस n-1/2 इंटू d2, और ये बराबर किसके है, ये इस रेशियो के बराबर है, क्योंकि एसएन अपॉन एसएन डैश का रेशियो है वो इसके इक्वल दे रखा है। अब हमें निकालना ये है, अब देखो इसका देखोगे ध्यान से तो ये कुछ ऐसा ही होगा ना, इसी का रेशियो हमें चाहिए, a प्लस 10d ये d1 और ये a2 प्लस 10d2, इसी का रेशियो चाहिए। अब हम चाहें ना तो इसको बना सकते हैं 10, इसको चाहें तो 10 बना सकते हैं, n-1/2 को 10 बना देते हैं, n-1/2 को 10 बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा n-1/2 को 10 बना दिया तो ये आ गया, n को यहां से सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, यानी सिंपल n इज इक्वल टू 21 रखना है तो ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रेशियो जो है, ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा कब, जब n इक्वल टू 10 रखेंगे, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है तो 10 रख देते हैं, रेशियो आ जाएगा 10 रख देंगे, कितना आ जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 प्लस 27, यानी कितना आ गया ये 71/67। ये अगर किसी का आंसर आ रहा था तो वो सही था, 71/67। प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अगर समेशन का रेशियो कुछ इस तरीके से दिया हो तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग AP का जनरल टर्म या कोई भी पार्टिकुलर टर्म का रेशियो निकालेंगे। क्या किया, एसएन का फॉर्मूला लिखा, कुछ कैंसिल हुआ, उसके बाद कोशिश किया इसको इस टाइप में कन्वर्ट करने का, n की वैल्यू फाइंड कर लिया, और चूंकि ये रेशियो पहले से ही n के टर्म में गिवन था तो हमने n की वैल्यू पुट कर दिया, n की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 21 आया, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। आगे देखो, अब देखो ये अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनस कर लेना है ये वाला, क्योंकि पैटर्न देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो ये माइनस और लास्ट में क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है, ऑड के पहले प्लस है, इवन के पहले प्लस माइनस है, ये समेशन है, ठीक है, ये समेशन है, ठीक। अब इस समेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये सोचना है। अब देखो इसको डायरेक्ट देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये AP का क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या है, सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को अगर देख लिए होगे तो डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि ये AP का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें देखिए क्या करना है, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग लगा के हमें क्या करना है, पेयरिंग कर लेना है, इसको ना एक पेयर बना लेते हैं,
आगे यहाँ पे 5 स्क्वायर रहा होगा, उसको भी एक पेयर बना लेते हैं। ऐसे करके पेयर बनाते हैं तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 को 1 रहने दिया, इसको पेयर बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 + 2 × 3 - 2। अगला पेयर क्या है, 5 + 4 × 5 - 4। वैसे ही एक टर्म और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 6 + 7 × 7 - 6। ऐसे करके पेयरिंग बन जाएगा, है ना। ऐसे करके पेयरिंग बनेगा। और लास्ट वाला क्या होगा, इन दोनों में क्या करना होगा, ये भी एक पेयर बन जाएगा। देखो टोटल कितने पेयर बनेंगे, पेयर ध्यान रखना है। एक को हमने, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 2003 है। अब एक नंबर हमने हटा दिया तो टोटल नंबर बचे कितने, 2002। और 2002 में कितने पेयर बनेंगे, 1001 पेयर बनेंगे। तो हमने लास्ट वाला पेयर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2003 + 2002, ठीक है, -2003 - 2002। चल ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत आसानी से अब ये दिख जाएगा कि ये AP है। 1 + ये कितना हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट 9 हो गया, ये क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक। ऐसे कर करके लास्ट में कितना जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ये वाला कितना है, 4005, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब ये तो दिख रहा है क्लियर क्या है, AP है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म आप चाहो तो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको समझ में आता है कि टोटल पेयर कितने थे, 1 को छोड़ करके टोटल पेयर कितने थे, 1001। तो 1 को मिला करके टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1002 टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर SN निकालेंगे, SN क्या आ जाएगा, फॉर्मूला n/2, 1000/2, 1002/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 4005, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, इतना इंटू ये हो गया 406 यानी कि 2003, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है, तो यहां पे देखा किस तरीके से हमने इसको AP में कन्वर्ट किया, फिर समेशन आया। डायरेक्ट AP का समेशन ये नहीं दिख रहा था, क्लियर है, डायरेक्ट AP का समेशन नहीं दिख रहा था, तो इस तरीके से हमें करना पड़ा, फिर जाके AP में कन्वर्ट हुआ और जाके क्वेश्चन बन गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना लेंगे हम लोग आगे से, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें AP में क्या था, डायरेक्ट AP का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, समेशन और जनरल टर्म का, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि AP में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके हेल्प से क्वेश्चन और भी बेहतरीन बनाए जाते हैं, है ना। तो उन सारे पहले प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। जैसे देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि ABC अगर AP में है, ABC AP में है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसने कहा है कि अगर ABC AP में है तो B - A = C - B होगा, ठीक है। एक ये रिजल्ट, दैट इज 2B = A + C। तो यही एक सिंपल सा। अब यहां पे क्या है, हाँ पहला प्रॉपर्टी हमने समझ लिया कि अगर ABC 3 नंबर क्या है, AP में है, 3 नंबर AP में है तो 2B = A + C होगा। दूसरा कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब यहाँ पे क्या मतलब बनता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का, देखो कॉमन डिफरेंस अगर जीरो हो गया मतलब सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। D 0 हो गया तो सबके सब टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी इस केस में जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट AP बनेगा। कांस्टेंट AP बनेगा कब, जब D = 0। D = 0 कांस्टेंट AP बन जाएगा जब D > 0 होगा। देखो ध्यान से सोचना है बस, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना ये सब टर्म यूज हो जाते हैं, तो वहां पे एकदम क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए कि D > 0, D < 0 या D = 0 पे होता क्या है। अब D > 0 का मतलब ये हो गया ना कि आगे A में क्या होगा, पहले D ऐड होगा, फिर A में 2D ऐड होगा, यानी नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP, ठीक है।
नंबर को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। वैसे ही डी अगर लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा तो नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, घटता जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। समझ में आया, डिक्रीजिंग एपी होगा। नंबर अगर डी लेस देन 0, डिक्रीजिंग डी ग्रेटर देन 0, टर्म्स इंक्रीज होगा, इसलिए वो इंक्रीजिंग एपी होगा। और डी इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है कि सारे के सारे टर्म जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें समझने वाली बात है, वो क्या है, इसको अच्छे से समझना। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से समझना है कि kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू n+1 माइनस kth, n+1 माइनस kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी इसका सीधा सीधा या सिंपल मतलब मैं समझाना चाहूं, देखो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने ले लिया एग्जांपल 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। एक एपी लिया जिसमें 5 टर्म है, ठीक है। अब लास्ट से हमने मान लिया, लास्ट से ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म। जैसे लास्ट से ये सेकेंड टर्म है तो बिगिनिंग से ये कौन से टर्म है, बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। अगर ये छोटा सा एपी है, हमें दिख रहा है बिगिनिंग से ये कौन सा टर्म है, बिगिनिंग से ये कौन सा टर्म है, बिगिनिंग से ये 4th टर्म है। बिगिनिंग से क्या है, 4th टर्म है। तो अब दोनों को रिलेट करना है, रिलेट कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल से। अगर सेकेंड टर्म है लास्ट से और बिगिनिंग से क्या होगा, टोटल टर्म 5 है, एक ऐड करो और जो k की वैल्यू है 2 घटा दो, वो है। यानी n+1 हुआ पहले और k हो गया। वैसे ही किसी भी k के लिए अगर kth टर्म लास्ट से है तो बिगिनिंग से क्या होगा, एक ऐड करके k को घटा देना है। यहाँ पे भी देख रहे होगे 5 में एक ऐड करके 2 को घटा दिया, उससे क्या हो गया हमारा, ये 4th टर्म आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला कि अगर kth टर्म लास्ट से है तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। अगर कभी भी इस तरीके की चीज़ें भूलते हो, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि भूल भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो कभी भूलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वो कभी भूल नहीं सकते हो। समझ में आया कि अगर kth टर्म फ्रॉम द लास्ट है तो बिगिनिंग से n+1 माइनस kth टर्म होगा। देखिए अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाएगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैलकुलेशन को, क्वेश्चन को आसान बनाएगा। पहले समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होता है। अब एपी में क्या है कि हमें नंबर सेलेक्ट करने होंगे। जैसे हो सकता है ना कि अगर 3 टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, वहां पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कैसे दिमाग लगाना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने हैं ना, तो देखो ऐसे करके सेलेक्ट करना है। ए प्लस, सबसे पहले ए लिखना, ए प्लस डी इधर लिखना और ए माइनस डी इधर लिख देना। समझ में आया, समझ में आया। ए लिखना है ऐसे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो क्या होगा, ए लिखा जाएगा, एक आगे एक पीछे। वही अगर 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 5 हो जाएगा तो करना क्या है, देखो ये ए रहेगा, ये ए प्लस डी भी रहेगा, बस एक और आगे बढ़ जाना है, ए प्लस 2d। ये ए माइनस डी 3 के लिए था, ए माइनस 2d, ठीक है। ये चीज आ गया, समझे, ये चीज हो गया। ये हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में कितना, ऑड नंबर। इवन नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो टर्म्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। अगर 2 टर्म को सिलेक्ट करना हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 टर्म को सिलेक्ट करना हो तो ए प्लस, अब डिफरेंस इसका 2d का है, इस वाले एपी का डिफरेंस, इस वाले एपी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो d का है, लेकिन इस वाले एपी का, इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का है। तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि इस ये वाला जो इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस
a माइनस 3d। अगर 6 टर्म होगा a प्लस 5d a माइनस 5d। इस तरीके से टर्म क्या है, बढ़ाते जाएंगे। ठीक, टर्म बढ़ाते जाएंगे और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसका 2d है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिए इस टाइप से एज्यूम करके और d की जो वैल्यू आई वही कॉमन डिफरेंस बता दिए, तो गलत हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 2d का है, 2d आंसर, 2d के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस d का है तो कॉमन डिफरेंस d के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। इस बात को ध्यान रखना है सबको, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस एकदम सोच समझ के यहाँ पे लिखना है। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2d का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। देखो पांचवा, ये मतलब ऐसा बोल लो कि इन पांचों प्रॉपर्टी में, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं एपी के, उसमें सबसे ज़्यादा अगर समझने वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, वो यही है, पांचवा, यही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी एक तरीके से और भी खास है क्योंकि सेम टाइप का प्रॉपर्टी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी मिलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे समझ रखे हो तो सब जगह समझ में आ जाएगा क्योंकि सेम टाइप का दम हूबहू सेम टाइप का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी कि अगर ये है, देखो द सम ऑफ टर्म्स, मान लेते हैं पहले ना एक एपी लिख लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। एपी मान लिया, एपी क्या है, A1 A2 A3, ठीक है, A4 ऐसे करके लिखा, AN माइनस ऐसा लिख दिया, AN-3 AN-2 AN-1 और AN। ये कोई हमारा एपी है, ये कोई हमारा एपी है। अब इसमें ये बोल रहा है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर बेसिकली क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब क्या है, देखो जैसे हमने अगर सेलेक्ट कर लिया इसको बिगिनिंग से सेकेंड, ये होगा एंड से सेकेंड, एंड से सेकेंड कौन सा है, ये वाला है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, देखो दोनों का समेशन क्या होगा, A2 प्लस AN-1। ये जो समेशन होगा ना, ये किसके बराबर होगा, A1 प्लस AN, फर्स्ट एंड लास्ट का समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही अगर पहला से बिगिनिंग से तीसरा ले लिया और लास्ट से तीसरा ले लिया तो वो क्या होगा, AN-2, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। या हो सकता है A4 ले लिया तो ये क्या होगा, AN-3। ये इस टाइप के जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे सबका समेशन क्या होगा, बराबर होगा। और वो बराबर किसके होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। क्लियर है सबको। अब इसी में एक चीज और इंट्रोड्यूस करूंगा, वो भी बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी। देखो क्या है वो, देखो अगला जो क्या है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ये वाला, कि इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें क्या होगा कि A1 प्लस A2, ये जो होगा इसका जो मीन होगा वो भी इसके बराबर होगा। मीन के भी बराबर होगा ना दोनों। मीन मतलब सिंपल एवरेज समझ लो कि ये दोनों का समेशन इक्वल है तो 2 से डिवाइड करेंगे वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, तो ऐसा लग रहा होगा मन में, सर इसमें क्या खास बता रहे हो आप, ये इक्वल था, 2 से सब में डिवाइड कर दो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो खास इसलिए ना कि अब ये इसके भी बराबर होगा। देखो यहाँ पे A1 A2 AN-1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 4, ये इसके भी बराबर होगा। दो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कि ये तो समेशन चलो समझ में आ गया कि हमने यहीं से समझ लिया, लेकिन अच्छा इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सिंपल वैल्यू रख देना, A1 की जगह A, AN की जगह क्या है, A प्लस N-1D,
इसको भी रख देना, इसको भी रख देना, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a + n - 1d आ जाएगी। तो वो प्रूफ हो जाएगी कि सबके सम इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या रहना, इसका समेशन का मीन, इसका समेशन का मीन, इन चारों का समेशन का मीन बराबर हो जाएगा। आप ऐड करके देखना, ये भी बराबर हो जाएगा, इवन इसके भी मीन के बराबर हो जाएगा। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया a1 a2 a3 an - 2 an - 1 an डिवाइडेड बाई 6, इसके भी मीन के बराबर होगा, इसके भी मीन के बराबर होगा। इवन अगर कोई भी ऐसा पेयर बनाओ, कोई भी ऐसा पेयर बनाओ जिसमें फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग उसका लास्ट मौजूद हो और उसका अगर मीन निकालते हो तो सबका मीन ऐसे बराबर इसी के मीन के बराबर आएगा, ये इसके मीन के बराबर आएगा। इवन अगर पूरे टर्म का समेशन कर देते हैं ऐसे करके, मान लिया फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इवन पूरा का मीन निकाल लिया अप टू n, इसका मीन n, तो ये सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में यही आया? ये वाले प्रॉपर्टी से मैंने ये वाला प्रॉपर्टी डेराइव कर दिया। चल यहाँ पे क्या है कि इस टाइप के मीन जो होंगे जिसमें फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लास्ट होने चाहिए, जैसे आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग लास्ट है, सेकेंड के करस्पॉन्डिंग भी लास्ट होगा, थर्ड के करस्पॉन्डिंग भी लास्ट होगा, सब मौजूद है, तो सबका मीन जो होगा इसी के बराबर आएगा। आप इसमें देखो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग देखो ना, इसके करस्पॉन्डिंग लास्ट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग लास्ट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग लास्ट ये है, तो सबका जो मीन है ना, सबका मीन क्या है, इसी के बराबर। मीन नीचे डिवाइड जरूर करना है। यहाँ पे भी देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, यहाँ पे तो इसके करस्पॉन्डिंग है ही, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये a2 नहीं होगा, गलती से लिखा गया, ये an होगा, है ना, an होगा। तो ये चीज़, ये समेशन हो गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करेंगे और उस टाइम और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टू एन एपी। अगर किसी एपी के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या दो एपी को जोड़ देते हैं या दो एपी को घटा देते हैं, तो उस केस में एपी के क्या असर पड़ता है वो चीज़ देखना है। देखो तो समझ लेते हैं एक एक करके अच्छे से। जैसे मान लिया एक एपी है ऐसा, a1 a2 a3 a4, ठीक, अप टू n। मान लिया ये एपी है, ठीक है, एपी है। अगर सब में ऐड कर दें, सब में एक नंबर से ऐड कर दें, सेम नंबर से, ठीक ना, मान लिया इसका कॉमन डिफरेंस जो है पहले वाले का d है, ठीक है। हमने क्या किया, सब में ना k ऐड कर दिया, सेम कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, k सब में ऐड कर दिया, तो उससे होगा क्या, इस सारे के सारे ये भी जो रहेंगे ना, ये भी एपी में ही रहेंगे और कॉमन डिफरेंस भी इसका d ही रहेगा। क्लियर है? अगर मान लिया सब में घटा भी दिया ना सेम नंबर से, तो भी एपी में रहेगा और कॉमन डिफरेंस अभी भी क्या होगा, d में रहेगा। लेकिन अगर हमने k बाहर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, k1 k2, ठीक है, इस तरीके से kan, तो ये भी एपी में रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, kd हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, kd। एपी में ये भी रहेगा लेकिन कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो भी वही चीज़ होगा, क्या हो जाएगा, k डिवाइड में चला जाएगा d के, एपी में वो भी रहेगा। अब अगर मान लिया एक और एपी बनाते हैं, b1 b2 b3 अप टू bn, ये भी अगर एपी में है, ठीक, d2 से उसका कॉमन डिफरेंस d2 है, तो इन दोनों एपी को ऐड कर दें, इन दोनों एपी को ऐड कर दें, यानी a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, ऐसे कर करके an प्लस bn, तो ये भी क्या होगा, यानी दो एपी का करस्पॉन्डिंग टर्म अगर ऐड कर रहे हैं तो वो भी जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, एपी में ही होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। अगर आप घटाते हो तो क्या हो जाएगा, अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म को घटाते हो तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर दो एपी का एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अगर किसी के मन में ये आ रहा होगा कि दो एपी को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे श्योर नहीं है कि क्या होगा।
अगर बाई चांस कभी एपी आ गया तो आ सकता है, वरना हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एपी ही आएगा, ठीक है। तो वो वाला केस इसलिए डिस्कस नहीं किया। ये भी क्लियर हो गया होगा कि एपी के साथ ये सारा कुछ होने पे क्या होता है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बनाना है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, ठीक है, and their sum is 20 and sum of their square is 120, then find the middle terms। उस जो 4 नंबर हैं उसके मिडिल टर्म्स। मल्टीप्लीकेशन करने पे, किसका मल्टीप्लीकेशन? 2 AP का मल्टीप्लीकेशन। 2 AP का मल्टीप्लीकेशन पे भी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो AP में ही होगा या किसी और में होगा। हाँ, हालांकि कुछ केस में मैच कर सकता है, बट श्योर नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, एपी में ही होगा, ठीक है। तो 2 एपी को मल्टीप्लाई करने पे भी हम लोग कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन पे फोकस करिए कि अगर 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर एपी में है और बोला है कि उसका समेशन कितना है, समेशन 20 है, और उसके स्क्वायर का समेशन कितना है, 120 है। तो हमें बताना है कि मिडिल टर्म क्या हो गया, ठीक है। तो एक तो पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए, 4 नंबर है तो मिडिल टर्म 2 होगा। 4 नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए पहले बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे। एक बार ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करिए इसको। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का यूज़ करिए, जिससे कैलकुलेशन बहुत कम होगा। वरना आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। 4 टर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी रखोगे, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर चूंकि हमें पता है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म में हमने पढ़ा है कि अगर 4 टर्म सेलेक्ट करना है तो हमें जो टर्म सेलेक्ट करना होता है वो इस तरीके से, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और क्या होगा, ए प्लस 3डी, ए माइनस 3डी। अगर 4 टर्म कभी भी एपी में सेलेक्ट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। फायदा क्या हुआ, अब बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, तो देखो फायदा क्या होगा वो दिखेगा। चारों का सम दे रखा है 20, चारों को ऐड करोगे ना तो डी हट जाएगा, डी हट जाएगा मतलब 4a, 4a इज इक्वल टू 20, यानी a की वैल्यू कितना आ गया, 5। देख रहे हो, सीधा सीधा a की वैल्यू आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर का समेशन। तो देखो ये 120 दिया है। करना क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 9, 9, 18, 20d स्क्वायर। और ad के टर्म तो सारे के सारे क्या होंगे, ad के टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा कितना, 120। a की वैल्यू 5 है, ये 2500 हो गया, यानी 20d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 120 माइनस 100। इसका मतलब d जो आ गया, d आ गया प्लस माइनस 1, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, और a पता है, टर्म्स नहीं आ जाएंगे, टर्म्स तो आ ही जाएंगे। तो यहां पे देखो a की वैल्यू अगर हमने d1 लेके चलते हैं तो क्या होगा, ये 5 माइनस 3 दैट इज कितना हो गया, 2। ये क्या हो गया, 5 माइनस 1 दैट इज 4, यानी 2। अब AP पता चल गया, 2 4 6 8, कैलकुलेट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 6 8।
और अगर -1 यूज़ करेंगे तो 8642 आ जाएगा, यानी सेम AP आएगा लेकिन रिवर्स में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिडिल टर्म लिखना था, दोनों केस में मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हमारा 4 and 6 होगा, 4 and 6 होगा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने किया होगा कि वो सीधा सीधा 4 टर्म ऐसा मान लिए होंगे। अगर 4 टर्म ऐसा मान लिए होंगे a + d, a + 2d, a + 3d, अब इनका समेशन एक बार एक इक्वेशन यहाँ से बनाए होंगे, फिर स्क्वायर करके फिर इक्वेशन बनाए होंगे, तो क्वेश्चन क्या है, वहाँ से भी बन जाना है, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाना है, लेकिन आप खुद ही डिसाइड कर लो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है या कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो चीज़ें सिर्फ पता होने से नहीं होता है, आप उसको अच्छे से उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सबको पता होगा कि AP में, ठीक है, AP का टर्म है तो इसको आराम से बना लेंगे, लेकिन अब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए और डीप में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, सबसे हो गया क्वेश्चन, सबको क्लियर भी हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ A1 A2 A3 ये सब क्या है, AP में है, ठीक, AP में है, और उसके बाद समेशन दे रखा है, कुछ टर्म्स है उसका समेशन दे रखा है, और फिर बोला है पता क्या करना है, ये पता करना है आपको, पता ये करना है, इसका समेशन फाइंड करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से, तो हम लोग बताते हैं, फिर मैं बताता हूं, इसको मैच करेंगे, देखते हैं किसका सही होता है। एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टीज पे एक बार अच्छे से नज़र डालिए, प्रॉपर्टीज को देखिए उसमें किस तरीके से अप्लाई करना था, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर मैं बता रहा हूँ 5वां यूज होगा इसमें, प्रॉपर्टीज नंबर 5वां यूज होगा, और ये भी है कि बिना प्रॉपर्टी के भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर से वही बात आएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे वो देखना है। देखो वहां पे हमने देखा था ना कि सबका जो समेशन होता है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड के मीन के बराबर होता है। यहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट के क्रॉसपॉन्डिंग ना, फर्स्ट के क्रॉसपॉन्डिंग लास्ट टर्म कौन सा होगा, 24, वो मौजूद है। पांचवे के क्रॉसपॉन्डिंग लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, हाँ देखो, सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म के क्रॉसपॉन्डिंग ना लास्ट टर्म मौजूद है 24, क्योंकि टोटल 24 है, तो फर्स्ट और 24 क्या हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट। देखो फिफ्थ के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा होगा, फिफ्थ के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा होगा, 20, क्योंकि दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो 10 और 15 वो भी 25, यानी सारे के सारे क्या है, फर्स्ट और लास्ट के क्रॉसपॉन्डिंग मौजूद हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 15, 20, 24, इन सबों का जो मीन होगा ना वो किसके बराबर होगा, टोटल का भी मीन निकालेंगे उसी के बराबर होगा। ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सारे के सारे क्या हैं, लास्ट टर्म मौजूद है 24। अब इसी का समेशन चाहिए, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 225, तो 225 इधर से 24 आ गया डिवाइडेड बाई 6 हो गया, ये कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कर लोगे 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद हम लोग एपी में अर्थमेटिक मीन्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। समझ में आ गया सबको? तो क्लास को अब समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।